अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो एक नए चैप्टर के साथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल बनते क्यों हैं, उसके पीछे की रीजन क्या है, और स्पेशली हम इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर कुछ अदर फोर्सेस होती हैं जैसे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर में स्पेशली हम केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे कि एक मॉलिक्यूल में किस किस तरह की केमिकल बॉन्डिंग पाई जा सकती है। ओके, फिर इसके हम जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल के बारे में हर चीज हम इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा, उसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा कि एटम में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर आपने न्यूक्लियस की डिस्कवरी देखी, फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट समझा। तो बेसिकली उस चैप्टर में आपने एटम्स को इन डिटेल पढ़ा। अब वो एटम्स मिलकर ही तो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। व्हेन एटम्स कंबाइन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। तो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूल का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्सेट्रा, हर चीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ, कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो आपके पास पहले इस लेक्चर में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होगा कि वाई एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल, कि एटम्स आखिर मॉलिक्यूल बनाते ही क्यों हैं, क्या वजह है कि एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं कि आपके पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन, मैं यहां पर एक लाइन लिखने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा। एनीथिंग around us is composed of matter। बेटा हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो मैटर से मिलकर बनती है। अब मैटर आपके पास क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसका वजन हो और वो जगह भी घेरती हो, हम उसको क्या नाम देते हैं, मैटर का नाम देते हैं। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ मैटर। अब ये आखिर मैटर किस चीज से मिलकर बनते हैं, तो याद रखेंगे कि एटम्स मिलकर मैटर बनाते हैं। मतलब एटम्स मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम। तो आप ये कहेंगे मैटर मेड अप ऑफ एटम्स। अब मैटर एटम से मिलकर बनते हैं एंड एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और यही एटम्स बेटा मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो याद रखें कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास मैटर हैं। मैटर एटम से मिलकर बनते हैं और एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये क्या कह रहा हूं कि आपके पास देखिए एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन आपका एक एटम है, ओके, एक एलिमेंट है। अच्छा, ऑक्सीजन, ये भी आपके पास क्या है, एक एटम है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक खास रेशियो के साथ कंबाइन होते हैं तो बेटा क्या बनता है, H2O, दैट इज वाटर। और ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, तो आपने देखा
मोलिक्यूल है। तो आपने देखा कि दो एटम्स मिलकर एक मोलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज वाटर। ओके, तो इसी तरह एटम्स कंबाइन होंगे और आपके पास मोलिक्यूल्स बनकर आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन, ये तो आपको समझ आ गया कि सर एटम्स मिलते हैं तो मोलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन इसके पीछे की रीजन क्या है कि एटम्स आखिर कंबाइन ही क्यों होते हैं। ओके, तो यहां पर हेडिंग हम लगाएंगे कि व्हाई एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इतना नोट डाउन कर लें। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लगाने जा रहे हैं व्हाई एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अच्छा बेटा, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। हर चीज यूनिवर्स में वो स्टेबल होना चाहती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं। आप अच्छी स्टडी इसलिए करते हैं कि आप बड़े होकर अच्छी जॉब करें, अच्छा बिजनेस करें, पैसा कमाएं, लाइफ आपकी स्टेबल हो, है लग्जरी गाड़ी आपके पास हो, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं बहुत अच्छे ड्रीम्स होते हैं ना। तो ये किस वजह से है? ताकि आपकी लाइफ एक स्टेबल हो। ओके, आप अच्छा इसलिए पढ़ते हैं कि आप अच्छा पहन सकें, अच्छा खा सकें, अच्छा पैसा कमा सकें, आपकी लाइफ स्टेबल हो। तो आप स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ में स्टेबल होने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है। अब हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, तो बेटा एटम्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, अब एटम्स आपके पास अनस्टेबल होते हैं और एटम्स जब मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो आपके पास स्टेबल हो जाते हैं। तो आप ये कहेंगे कि एटम्स स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, आपने कभी एक बात सोची है कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स लाखों की तादाद में है। उसकी वजह यह है कि बेटा जो आपके पास एटम है ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। अब जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि स्टेबल है, और यूनिवर्स में स्टेबल चीजें ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि सर एटम्स किस तरह स्टेबल होते हैं। ओके, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ, हम यहां लिखेंगे एटम्स कंबाइन टू फॉर्म molecules to get stability। तो इतनी बात हमें समझ आई कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि एटम्स किस तरह स्टेबल होते हैं। ओके, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि एटम्स गेट stability to attain the noble gas configuration। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो आपके पास एटम्स हैं ये आपके पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। आपके पास जो नोबल गैसेस हैं, जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ के आ चुके लास्ट चैप्टर में, जो आपके पास सबसे लास्ट वाला ग्रुप है 18 ग्रुप, दैट इज नोबल गैसेस, जिसमें आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इनको बेटा हम बोलते हैं नोबल गैसेस। और ये इटसेल्फ स्टेबल होती हैं। अब जितने भी एटम्स हैं वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। उसकी वजह यह है
तो नोबल गैसेस जो है बेटा, इनकी जो कंफिग्रेशन इसलिए स्टेबल होती है कि ये NH2NP6, मतलब कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, ये जिसको आप वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वो कंप्लीट होता है। तो इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं, और हर एटम ये चाहता है कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। ओके, तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि एटम्स गेट स्टेबिलिटी टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NH2NP6। तो आप देख सकते हैं कि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीटली फ्री है, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीटली फील्ड है। ओके, अब आपके पास स्टेबिलिटी का साइन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि एटम स्टेबल हो गया है या नहीं हुआ। तो यहां पर अगर साइन ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, साइन ऑफ स्टेबिलिटी, तो देखें, हैविंग 2 और 8 electrons in valence shell is the sign of stability। बेटा वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये स्टेबिलिटी का साइन होता है। इसका मतलब है कि एटम्स या तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं या वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं। ओके, तो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो एटम आपके पास स्टेबल होता है। ओके, तो साइन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है कि हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, या 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अब अगर आपके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे, या अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे। तो बेटा ये रूल है आपके पास केमिस्ट्री के, याद रखें कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। ओके, डुप्लेट रूल। और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। तो ये 2 रूल्स केमिस्ट्री में बॉन्डिंग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल, attaining 2 electrons in valence shell is called डुप्लेट रूल। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम कहेंगे उसका डुप्लेट कंप्लीट है, उसका डुप्लेट फुली फील्ड है। ओके, अच्छा, दूसरा रूल आपके पास क्या होता है बेटा? ऑक्टेट रूल। नाम्स याद रखने आपके। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स in valence shell is called octet rule। तो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम कहेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट फुली फील्ड है। ओके, तो ये 2 रूल्स हैं केमिस्ट्री में। यहाँ पे एटम 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है या वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। फॉर एग्जांपल देखें, हम ये कह रहे हैं कि नोबल गैसेस स्टेबल होती है, ऐसा ही है। चले हम इसमें से किसी की एग्जांपल ले लेते हैं नियॉन की। आपको ये एग्जांपल से फर्दर क्लियर हो जाएगा कि इस ऑक्टेट और डुप्लेट का क्या मीनिंग क्या है एक्चुअल में।
लेट्स सपोज फर्स्ट अगर हम हीलियम की बात करें, ओके, यहां पर देख लें, यहां पर नजर आ रहा है, वेरी गुड। हीलियम, हीलियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हम करेंगे। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में कोई कंफ्यूजन है या एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन नहीं करनी आती, तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करना सीखें, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन नहीं आएगी आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से नहीं पढ़ सकते। ओके, रटने को तो चीजें रट लेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको पहले ही रिकमेंड करूंगा कि आप, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होती क्या है, करते कैसे हैं, मैंने ट्रिक्स के साथ बताया है। आप वहां पर पहले इस लिंक को क्लिक करें, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन का कॉन्सेप्ट समझे, उसको सीखे कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन की कैसे जाती है, फिर आप इसको समझे। अब देखें, हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो बेटा इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब इसकी कंफिगरेशन करें, 1s2। हियर इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ हीलियम। अब आप मुझे बताएं कि इसका वैलेंस शेल क्या है। बेटा एक शेल है, यही इसका क्या है, वैलेंस शेल है। अब देखें इसके पास जो एस सब शेल है ये कंप्लीटली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। ओके, तो अब आप मुझे बताएंगे कि हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है या ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका डुप्लेट कंप्लीट है, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपके पास एक सेल्फ स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा अगर नियॉन की बात करें, नियॉन का देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है या डुप्लेट कंप्लीट है। सही है, चलें, नियॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 10, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। कंफिगरेशन करने लगा हूं, 1s2 2s2 2p6। Here is the electronic configuration of neon, 1s2 2s2 and 2p6। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका आखिरी शेल क्या है। बेटा याद रखें कि जो बिगेस्ट नंबर ऑफ शेल होता है वही इसका वैलेंस शेल होता है। तो यहां पर देखें, ये 1 है, ये 2 है, सही है, तो 2 आपका बिगेस्ट नंबर है, यही इसका वैलेंस शेल है। तो ये 2s2 and 2p6 इज द वैलेंस शेल ऑफ नियॉन। ओके, अच्छा अब इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में है और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पी में है। 2 and 6 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आप मुझे बताएं कि इस नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है या डुप्लेट कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस शेल में, इसका वैलेंस शेल है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसी वजह से ये आपके पास स्टेबल है। ओके, चले इससे अगर हम, इतनी बातें क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा अब यहां से बेटा मैं ऊपर से रेज करने लगा हूं, इतनी बातें क्लियर है आपको। ओके, तो हमें यह तो समझ आया कि एटम जिसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास स्टेबल होते हैं। अल्लाह अकबर, चले, अच्छा ये नियॉन हो गया। मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करता हूं बेटा सोडियम की। ओके, नियॉन से अगला एलिमेंट आपका सोडियम है। अब ये देखते हैं कि आपके पास स्टेबल है या नहीं। चले, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइए इसकी कंफिगरेशन करें, 1s2 2s2 2p6 3s1। हियर इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। आप काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स ही इसके पास होते हैं। अब बेटा सोडियम का वैलेंस शेल कौन सा है, तो जो बिगेस्ट नंबर ऑफ शेल है वही उसका वैलेंस शेल होगा। तो यहां पर देखिए 3 बिगेस्ट नंबर है। ओके, तो ये इसका वैलेंस शेल है। अब यहां पर देखिए 3s1, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो क्या ये स्टेबल है? नहीं, ना इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा याद रहे, इससे आगे 3p भी है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, अब ये चाहेगा किसी तरह इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो ये आपके पास क्या हो, स्टेबल हो जाए। अच्छा
अगर बेटा यहां पर देखें जरा गौर से, अगर ये अपना तीसरा शेल कंप्लीट करना चाहे तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकता है, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, तो 6 7 होते हैं, इसके पास अपना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड है, मतलब कि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखो एक इसके पास है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना बेटा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब अगर फिर ये कहता है कि अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं तो ये शेल कंप्लीटली निकल जाएगा यहां से, ये शेल कंप्लीटली निकल गया, तो फिर इसका वैलेंस शेल बनेगा ये। तो आप मुझे बताएं ये स्टेबल है? यस इट इज अ स्टेबल। 2 and 6 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंफिग्रेशन किसकी है? ये नियोन की ही तो है। देखिए अगर ये हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 3 की तो यहां पर है ही नहीं, 3s1 है, अगर हम किसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें तो आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है? यस, आप आयनाइजेशन एनर्जी पढ़कर नहीं आए? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बेटा किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसी पर्पस के लिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही तो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। ओके, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर सकता था, ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकालना उसके लिए आसान है। तो यहां से वो अगर ये 3s वाला 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये इसकी कंफिग्रेशन बनेगी, और ये कंफिग्रेशन आपकी किसकी है? नियोन की है। तो नियोन आपके पास क्या है? नोबल गैस है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एटम्स गेट स्टेबिलिटी टू अटेन द नोबल गैस कंफिग्रेशन। तो इस पॉइंट पर मैं आपको लेकर आना चाह रहा था कि एटम्स गेट स्टेबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ सोडियम। तो अब आपको समझ, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस, तो अब आपको समझ आया कि किस तरह से जो आपके पास एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन को हासिल कर सकते हैं। तो सोडियम, उसने ये जब इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया तो उसकी ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हुई, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है नियोन की, जो कि नोबल गैस है, और नोबल गैस आपके पास स्टेबल होती है। दैट्स व्हाई सोडियम रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट the electronic configuration of noble gas neon। तो ये नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन को अटेन करता है और स्टेबल हो जाता है। ओके, अब ये आपको 2 रूल समझ आ गए कि जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो उसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। यहां पर देखिए अगर हम आर्गन की बात करें, देखिए आर्गन की बात करें तो आर्गन के पास बेटा एटॉमिक नंबर 18, इसके पास 18 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी कंफिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो आप काउंट करें, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मुझे ये बताएं कि आर्गन इसका वैलेंस शेल कौन सा है? तो जो बिगेस्ट नंबर ऑफ शेल है वो उसका क्या होगा? वैलेंस शेल। तो देखिए यहां पर 3 इज द बिगेस्ट नंबर, सो हियर इज द वैलेंस शेल ऑफ एन आर्गन। अब आप ये बताएं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एस के पास हैं और 6 इलेक्ट्रॉन पी के पास हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी, यस और नॉट? यस, having 2 and 8 electrons is the sign of stability। देखिए आर्गन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यस बढ़िया स्टेबल है, आपका नोबल गैस है, सही है। तो जिसके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल है। और याद रखें नोबल गैस में सिर्फ हीलियम है,
जिसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो इस वजह से आपके पास एटम्स कंबाइन होते हैं टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो यहां पर आपको समझ आया होगा कि आपके पास स्टेबिलिटी का साइन क्या है, एटम्स आपके आपस में स्टेबल किस तरह होते हैं। ओके, अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन यहां पर ये राइज होगा, यहां पर आपने सोडियम के केस में देखा कि उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की है, ऐसा ही है। तो क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाल कर ही आपके पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन की जा सकती है? तो उसका आंसर है नो। तो फिर यहां पर क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ कैन एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स? आपके पास कितनी वेज हैं? हाउ मेनी वेज टू अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल? किस किस तरह जो है वो एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर सकता है। सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन निकाल कर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर रहा है, किसकी? नोबल गैस की। लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, कुछ एटम्स मतलब 3 उसकी पॉसिबल वेज हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। रेस कर दो। ओके, उन 3 वेज के साथ एक एक एग्जांपल भी करेंगे और फिर आज का लेक्चर यहां पर वाइंड अप कर देंगे। चले, बोर्ड कितना गंदा हो गया ना, चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेक्चर रह गया आपका। ओके, तो हाउ क्वेश्चन बनेगा, हाउ मैनी वेज टू accommodate 8 electrons in valence shell? तो 3 वेज है बेटा। फर्स्ट है आपके पास टू गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम। मतलब किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देकर वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकता है। जैसे सोडियम का केस था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था और किसी दूसरे एटम को दे दिया होगा। ओके, तो यहां पर आप कह सकते हैं बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर सकता है अपने वैलेंस शेल में। ओके, तो यही मैंने लिखा है। तो गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम, किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देकर। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेन करके, टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसकी एग्जांपल, पहले जो एग्जांपल थी वो सोडियम वाला केस, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था। ओके, ये क्या है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर। तो इसकी एग्जांपल क्या बनेगी देख लो। जैसे एग्जांपल ले लें हम क्लोरीन की। ओके, क्लोरीन, अब क्लोरीन जो है बेटा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 17, एटॉमिक नंबर 17 है, 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो काउंट कर सकते हैं 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इसका वैलेंस शेल कौन सा है? ये वाला जो बिगेस्ट नंबर है वो इसका वैलेंस शेल है। अब आप मुझे बताएं कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 2 and 5, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा? तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर, तो इसको सिर्फ नीड
वन इलेक्ट्रॉन, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, या इसको आप कह सकते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा कि किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करके, और सोडियम क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लॉस करके। अब पॉसिबिलिटी है कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया हो वही इलेक्ट्रॉन इसमें गेन किया हो। सही है। तो दो केसेस हमने डिस्कस कर लिए, या तो एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। थर्ड केस क्या बनेगा, टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। शेयरिंग के साथ तो दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बेटा तीन पॉसिबिलिटीज हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। पहला ये है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, दूसरा ये और स्टेबल हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे और स्टेबल हो जाए, और थर्ड आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें और शेयरिंग के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ओके, तो इस तरह करके आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं एटम्स के स्टेबल होने के लिए, या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ओके, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन हो आपके, ये नई चीजें हैं आपके माइंड में, ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो अभी से इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करें। सही है, अपने नोट्स बनाएं, साथ जो मैं एडिशनल चीजें यहां पर आपको करवाता हूं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं ताकि आपको इनको करने में आसानी हो। के ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जब इससे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इंशाल्लाह आयनिक बॉन्ड पर, उसमें ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके, तो इन चीजों को समझने की कोशिश करें। अभी आपके लिए नए कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बगैर केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ आने वाली। ओके, तो आपको इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेना है। ओके, तो आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।